वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में टॉपिक स्टैट्यूट्स। टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। स्टैट्यूट इज रिटन लॉ एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं स्टैट्यूट क्या है, तो रिटन लॉ जो किसके द्वारा एनेक्टेड करा गया है, एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जांपल क्या है, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, आईए, ये क्या है, एग्जांपल है हमारे स्टैट्यूट के। ऐसे लॉ जो रिटर्न में है, अनेक्ट करे गए किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा, गवर्नमेंट की, तो वो हमारा क्या कहलाएंगे, स्टैट्यूट कहलाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म स्टैट्यूट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो डिफाइन नहीं करता स्टैट्यूट टर्म को, इंस्टेड इट यूज द टर्म लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी टर्म को यूज करता है, स्टैट्यूट की जगह लॉ टर्म को। क्लियर? The term law is defined by the Article 13 Clause 3A। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है लॉ टर्म को यूज करता है इंस्टेड ऑफ स्टैट्यूट, तो किस में डिफाइंड है, जो लॉ टर्म है किस में डिफाइंड है, आर्टिकल 13 में डिफाइंड है। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अगर हम बात करते हैं लॉ टर्म जो आर्टिकल 13 में डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या कहती है, रूल्स हो गए, बाय रूल्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, रेगुलेशन हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, कस्टम हो गए, ये सब किसके अंदर में आते हैं, लॉ के अंदर में आते हैं। क्लियर? अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट की, तो वर्ड स्टैट्यूट इज नाउ सिनोनिम विद एन एक्ट ऑफ अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। अगर हम बात करते हैं स्टैट्यूट वर्ड की, तो किसका सिनोनिम है, इसका एक्ट का सिनोनिम है, और वो एक्ट जो किसके द्वारा पास करा हो, कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के द्वारा पास करा गया हो। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि हमारी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है स्टैट्यूट का, तो मैक्सवेल डिफाइन द टर्म स्टैट्यूट एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर इन हिज वर्क इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अगर हम बात करते हैं मैक्सवेल ने क्या कहा गया कि जो स्टैट्यूट टर्म है वो क्या है, विल ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर की इच्छा को ही हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूट कहते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए बच्चों, आप सभी को दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट। यहाँ पे क्लासिफिकेशन 4 तरीके से किया गया है। क्लासिफिकेशन विद द रेफरेंस ऑफ ड्यूरेशन, ऑब्जेक्ट, मेथड एंड एप्लीकेशन। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट विद द रेफरेंस टू ड्यूरेशन, टेम्परेरी स्टैट्यूट, परमानेंट स्टैट्यूट, इसे कवर करेंगे वन बाय वन, हम सारे ही कवर करेंगे। ये मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बनाया। देखिए इसलिए बनाया कि आप सेम अगर क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट, तो पहले आप ये चार्ट बनाएंगे आप अपनी आंसर शीट में, देन वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे जैसा मैंने एक्सप्लेन करा है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं स्टैट्यूट में बी क्लासिफाइड विद द रेफरेंस टू इट्स ड्यूरेशन, नेचर ऑफ ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसा कि अभी हमने चार्ट में भी देखा था कि क्या जो हमारा स्टैट्यूट है वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड करा गया है, 4 बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेसिस पे, ऑपरेशन के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे और उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे हमने स्टैट्यूट को क्या करा है, क्लासिफाइड करा है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्लासिफिकेशन विद द रेफरेंस ऑफ ड्यूरेशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, विद रेफरेंस टू ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन, एक स्टैट्यूट के ड्यूरेशन की वजह से भी हम क्या करते हैं, उस स्टैट्यूट को क्लासिफाइड करते हैं। तो ड्यूरेशन क्या होगा, या तो टेम्परेरी होगा या तो परमानेंट होगा। क्लियर? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेम्परेरी स्टैट्यूट एंड परमानेंट स्टैट्यूट। A temporary statute is one which where its period of operation and its validity has been fixed by statute itself। यानी कि टेम्परेरी स्टैट्यूट कौन से स्टैट्यूट होते हैं जिनका जो पीरियड रहता है, पीरियड ऑफ ऑपरेशन, उनकी वैलिडिटी रहती है, वो स्टैट्यूट खुद से ही क्या करता है, डिसाइड करता है, फिक्स करता है। Such an act continues in force unless repealed earlier until the time so fixed after the expiry of the act if the legislature wishes to continue it a new enactment is required। अगर हम बात करते हैं जो हमारा ऐसे स्टैट्यूट रहते हैं, यानी कि टेम्परेरी स्टैट्यूट रहते हैं, रिपील कर दिए जाते हैं, जो इनका टाइम पीरियड ये खुद फिक्स करते हैं, उससे पहले भी क्या कर सकते हैं, इन्हें रिपील कर सकते हैं। और अगर लेजिस्लेचर को सही लगता है कि हाँ इस स्टैट्यूट की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि या इसे क्या कर देना चाहिए, एक्सटेंड कर देना चाहिए, इसके टाइम पीरियड जो फिक्स करा गया है उससे ज्यादा भी इसे क्या रखना चाहिए, एक्सटेंड कर देना चाहिए इसका टाइम पीरियड, तो एनेक्टमेंट की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेरी स्टैट्यूट, ऐसा सर कौन सा स्टैट्यूट है जिसका खुद ही टाइम पीरियड वो खुद डिसाइड कर रहा है और वो क्या कर दिया जाता है, अर्लियर भी क्या कर दिया जाता है, हमारा रिपील कर दिया जाता है। और अगर लेजिस्लेचर को सही लगता है, अगर लेजिस्लेचर चाहता है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है एक्ट को, तो वो क्या कर सकता है, एनेक्टमेंट के द्वारा कंटिन्यू कर सकता है। एग्जांपल बता सकते हैं सर? बिल्कुल।
द फाइनेंस एक्ट इज अ टेम्परेरी एक्ट एंड इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एवरी ईयर। फाइनेंस एक्ट क्या होता है? एक तरीके का टेम्परेरी एक्ट होता है और जो ईयरली क्या होता है हमारा रिक्वायर्ड होता है पास करना। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। परमानेंट स्टैट्यूट where no period of operation or validity of a statute is fixed। जहां पे पीरियड ऑफ ऑपरेशन वैलिडिटी उस स्टैट्यूट की फिक्स नहीं है तो वो स्टैट्यूट क्या कहलाएगा? परमानेंट स्टैट्यूट कहलाएगा। द स्टैट्यूट इज कॉल्ड अ परमानेंट स्टैट्यूट। सच अ स्टैट्यूट मे बी रिप्लेस्ड और रिपील्ड और अमेंडेड बाय अनदर एक्ट। और इस तरीके के स्टैट्यूट यानी कि परमानेंट स्टैट्यूट रिप्लेस, रिपील्ड या अमेंडेड करे जाएंगे किसके द्वारा? अनदर एक्ट के द्वारा। Come to the second classification, classification with the reference to object। अब फर्स्ट स्टैट्यूट डिस्कस करते हैं with the reference to object, that is codify statute। A statute which codify the law is known as codify statute। codify statute क्या होते हैं? ऐसे लॉ जो क्या है? codified है। तो उन स्टैट्यूट को क्या कहते हैं? ऐसे स्टैट्यूट जो codified है वो क्या कहलाते हैं? codify statute कहलाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं codify क्या होता है, तो जो चीज हमारे रिटर्न में होती है, फॉर एन एग्जांपल कॉडिफाइड, जो चीज क्या है? मेंशन है। जैसे हिंदू लॉ क्या है हमारा? बिल्कुल सही, हमारा कॉडिफाइड लॉ है। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम क्या है? कॉडिफाइड लॉ नहीं है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 is a codifying statute with the respect to intestate succession among Hindus। अगर हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की, तो वो कैसा स्टैट्यूट है? हमारा कॉडिफाइड स्टैट्यूट है। किसके रिस्पेक्ट में? कि हमारी जो सक्सेशन प्रॉपर्टीज है हिंदूज में किस तरीके से क्या करी जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर? कम टू द सेकंड स्टैट्यूट, डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। कोई चीज डिक्लेयर कर रहा हो तो ऐसा स्टैट्यूट क्या कहलाएगा? डिक्लेयरिंग स्टैट्यूट कहलाएगा। स्टैट्यूट विच इज एनेक्टेड विद द पर्पस ऑफ रिमूविंग डाउट्स। जो स्टैट्यूट क्या कर रहा है? एनेक्ट करा गया है कि किस पर्पस से? कि जो डाउट्स है वो रिमूव हो सके लॉ से। A statute which is enacted with the purpose of removing doubts in the law is called declaratory statute। की क्या डिक्लेयर कर दिया? कि जो भी हमारे डाउट्स है वो किस तरीके से क्लियर करे जाएंगे, उसी पर्पस की वजह से वो एक्ट क्या करा गया, वो स्टैट्यूट क्या करा गया? अनेक्ट करा गया है। इट इज अ स्टैट्यूट विच रिमूव्स डाउट आइदर इन द कॉमन लॉ और स्टैट्यूट लॉ। चाहे वो डाउट्स हमारे कॉमन लॉ में हो, स्टैट्यूट लॉ में हो, कोई भी डाउट्स है उन्हें रिमूव कर देता है स्टैट्यूट। वो स्टैट्यूट क्या कहलाता है? डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट कहलाता है। क्लियर बच्चों? कम टू द कंसोलिडेट स्टैट्यूट। अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट क्या होते हैं, कंसोलिडेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप प्रियम्बल देखते हैं किसी भी, आपने एक्ट का देखा, किसी भी स्टैट्यूट का प्रियम्बल देखते हैं, तो वहां कई बार वर्ड होता है कंसोलिडेट और कई बार उसमें वर्ड नहीं होता कंसोलिडेट। कैसे सर आप कहना चाह रहे हैं? कुछ एक्ट में क्या रहता है? प्रियम्बल में मेंशन रहता है टर्म कंसोलिडेट, और कुछ हमारे प्रियम्बल्स में किसी एक्ट के स्टैट्यूट के मेंशन नहीं रहता टर्म कंसोलिडेट। तो यानी कि जिस एक्ट के प्रियम्बल में मेंशन है टर्म कंसोलिडेट, तो वो हमारे स्टैट्यूट कैसे स्टैट्यूट होंगे? बिल्कुल सही, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। और जिनके प्रियम्बल में मेंशन नहीं है कंसोलिडेट टर्म, तो वो स्टैट्यूट हमारे कंसोलिडेट स्टैट्यूट नहीं होंगे। अब देखिए फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का आप प्रियम्बल देखेंगे तो वहां पे कंसोलिडेट टर्म मेंशन नहीं है। यानी कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो क्या नहीं है? एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या है? संपूर्ण, कंप्लीट नहीं है। कंसोलिडेट मतलब होता है कि कंप्लीट। A statute which consolidates the law on a particular subject at one place is called a consolidated statute। कि उस चीज के लिए क्या होना चाहिए? वो चीज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वो क्या है? कंसोलिडेट लिखा है वहां प्रियम्बल में। कंसोलिडेट का मींस क्या है? कि अगर आपको किसी में भी एविडेंस देना है, कोर्ट में किसी भी प्रोसीडिंग में, सूट्स में एविडेंस देना है, तो आप किसे फॉलो करेंगे? इंडियन एविडेंस एक्ट को करेंगे, इंडियन एविडेंस स्टैट्यूट को कर रहे हैं। तो वहां पे आपने क्या देखा? कंसोलिडेट मतलब संपूर्ण। अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक प्लेस पे डाल दिया गया है, जो सारी तरीके के एविडेंसेस किस तरीके से दिए जाएंगे उन सारी जगहों को एक जगह रख दिया गया है, तो वो स्टैट्यूट क्या कहलाएगा? कंसोलिडेट स्टैट्यूट कहलाएगा। क्लियर? लाइक इंडियन एविडेंस एक्ट। Consolidating statute collect all the statutory enactment on a specific subject and consolidate them। यानी कि जो सिमिलर नेचर की चीजें हैं उन्हें क्या डाल दिया? एक जगह डाल दिया, और उस स्टैट्यूट को क्या कहेंगे हम? बिल्कुल सही, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। लाइक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्लियर? इस तरीके से क्रिमिनल केसेस में प्रोसीडिंग्स होंगी, उन्हें एक जगह डाल दिया, उस स्टैट्यूट को क्या कर रहे हैं हम? बिल्कुल से कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। क्या हो गया हमारा? सीआरपीसी। क्लियर? The purpose of consolidating act is to present the whole body of a statutory law in a subject in a complete form, repealing the earlier act। देखिए जो हमारे अर्लियर एक्ट से उन्हें रिपील करने के बाद
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो सिमिलर सिमिलर तरीके थे, सिमिलर सिमिलर प्रोसीजर कह लीजिए, सिमिलर सिमिलर प्रोविजन कह लीजिए, उन्हें क्या करेगा, एक ही जगह रख दिया, यानी कि एक पूरा कंप्लीट एक तरीके से क्या बना दिया, उस एक्ट को, उस स्टैट्यूट को कंप्लीट कर दिया गया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंसोलिडेट स्टैट्यूट कहलाता है। क्लियर? कम टू द enabling statute, a statute which makes doing of something which was previously unlawful as lawful, or which enables doing of something is called an enabling statute। enabling statute क्या होते हैं? ऐसे statute जो आपको किस चीज के लिए क्या करते हैं, enable करते हैं। मींस जो पहले थिंग क्या थी, previously unlawful थी, यानी कि कोई चीज करना, कोई काम करना, कोई कार्य करना, कोई एक्ट करना जो पहले क्या था, अनलॉफुल था। statute which makes doing of something which was previously अनलॉफुल, कि अगर आप ये चीज करते हैं तो वो क्या थी, पहले अनलॉफुल थी, एज लॉफुल उसे क्या बना दिया गया, लॉफुल बना दिया गया बाय द स्टैट्यूट। तो ऐसे स्टैट्यूट क्या कहलाएंगे, हमारे इनेबलिंग स्टैट्यूट कहेंगे। कोई भी एक्ट करना पहले एक हमारा लाइक ऑफेंस था, उसे हमने क्या कर दिया, एक्ट एक ऐसा स्टैट्यूट लाइक जिससे वो जो हमारा एक्ट करना क्या नहीं हुआ, अनलॉफुल नहीं रहा, लॉफुल हो गया। तो ऐसे स्टैट्यूट को हम क्या कहेंगे बच्चों, इनेबलिंग स्टैट्यूट कहेंगे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Remedial statute, a statute which confers new remedies which were not available before or after its enactment is called remedial statute। यानी कि पहले कुछ रेमेडीज अवेलेबल नहीं थी, अब किसी स्टैट्यूट के द्वारा रेमेडी अवेलेबल करवाई गई है, तो वो स्टैट्यूट क्या कहलाए जाएंगे, बिल्कुल सही, रेमेडियल स्टैट्यूट कहलाए जाएंगे। एग्जांपल देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। अब जो वर्कमैन होते हैं उनसे कंपनसेशन के लिए कोई भी रेमेडी नहीं थी, तो एक एक्ट बनाया गया, एक स्टैट्यूट बनाया गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो ये एक्ट क्या कहलाया जाएगा, रेमेडियल स्टैट्यूट कहलाया जाएगा, रेमेडियल एक्ट कहलाया जाएगा। डिसेबलिंग स्टैट्यूट, कोई भी चीज को क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे राइट्स को, यानी कि डिसेबल करा जा रहा है, ऐसा स्टैट्यूट जो क्या कर रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तो वो स्टैट्यूट क्या हो जाएगा, हमारा डिसेबलिंग स्टैट्यूट हो जाएगा। रीड आउट करते हैं, A statute which curtails or destroy or prohibits the previous rights or power is called disabling statute। जो हमारे previous rights हैं, powers हैं, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, तो उस सिचुएशन में वो स्टैट्यूट क्या कहलाएगा, हमारा डिसेबलिंग स्टैट्यूट कहलाएगा। इस डिसेबलिंग स्टैट्यूट इज वन विच रेस्ट्रिक्ट्स और कट्स डाउन आर राइट कन्फर्ड बाय द कॉमन लॉ। जो भी हमें क्या मिले, कॉमन लॉ के द्वारा राइट्स दिए गए हैं, उनको क्या करना, कट डाउन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, कौन स्टैट्यूट करता है, डिसेबलिंग स्टैट्यूट करता है। क्लियर? कम टू द पीनल स्टैट्यूट। अ पीनल स्टैट्यूट इज वन which imposes a pecuniary penalty or other punishment for an offense। अब penal statute क्या होते हैं, ऐसे स्टैट्यूट जो किसमें डील करते हैं, पनिशमेंट में डील करते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति क्या करता है, लॉ को वायलेट करता है, तो उस पर क्या करा जाता है, इंपोज करी जाती है पनिशमेंट। आइदर वो क्या हो, पेक्यूनरी पेनल्टी हो, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ मनी हो, या अदर पनिशमेंट हो। तो जब एक कोई व्यक्ति क्या करता है, ऑफेंस कमिट करता है, क्राइम कमिट करता है, लॉ का वायलेशन करता है, तो उस व्यक्ति पे जो स्टैट्यूट क्या करते हैं, इंपोज करते हैं पेक्यूनरी पेनल्टी या अदर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टैट्यूट क्या कहलाता है, पीनल स्टैट्यूट कहलाता है। इट प्रोवाइड अ पेनल्टी फॉर सम ऑफेंस ऑफ अ पब्लिक नेचर। ये पेनल स्टैट्यूट कब पेनल्टी प्रोवाइड करता है, उन ऑफेंसेस पे पेनल्टी प्रोवाइड करता है जो ऑफेंसेस किस नेचर के होते हैं, पब्लिक नेचर के होते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The penalty for disobedience may be in the form of fine, forfeiture of property, imprisonment, death sentence, etc। अगर हम बात करते हैं पेनल्टी की, तो पेनल्टी अगर बताते हैं डिसोबीडियंस, यानी कि कोई भी पर्सन क्या नहीं कर रहा, लॉ को ओबे नहीं कर रहा, डिसोबे कर रहा है, तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, पेनल्टी होगी। उस पर किस तरीके की होगी, फाइन भी हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इंप्रिजमेंट भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, बहुत सारी फॉर्म्स हैं किसकी, पेनल्टी की। अब बात करते हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट। टैक्सिंग स्टैट्यूट क्या है, ऐसा स्टैट्यूट जो किसके बारे में बात कर रहा होगा, टैक्स के बारे में बात कर रहा होगा, जो पब्लिक पे क्या कर रहा होगा, टैक्स इंपोज कर रहा होगा। क्लियर? ए स्टैट्यूट इज वन व्हिच इंपोजेस टैक्सेस ऑन इनकम और सर्टेन अदर काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टैक्सिंग स्टैट्यूट क्या होता है, ऐसा स्टैट्यूट होता है जो इंपोज करता है टैक्सेस पे, इनकम पे और अदर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन पे क्या करता है, टैक्स इंपोज करता है, वो स्टैट्यूट क्या कहलाता है, टैक्सिंग स्टैट्यूट कहलाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। ये जो टैक्स इंपोज करा जाता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, वो वेल्थ टैक्स हो सकता है, सेल टैक्स हो सकता है, गिफ्ट टैक्स हो सकता है एक्सेट्रा। इट इज अ सोर्स ऑफ अ रेवेन्यू जनरेशन फॉर द स्टेट। अगर हम बात करते हैं टैक्स क्या है, टैक्स ऐसा सोर्स है, यानी कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, यानी कि कमाई का जरिया है सरकार की। द मनी कलेक्टेड इज यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर और पब्लिक। अगर जो हम जो कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, तो टैक्स यूटिलाइज कहां होता है, जो टैक्स कलेक्ट करा जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन कहां है,
वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जो रोड्स बन रही है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वेलफेयर, पब्लिक क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके, पब्लिक के ही वेलफेयर पे जो मनी कलेक्टेड करी गई है टैक्स के द्वारा, वो क्या करी जाती है, स्पेंड करी जाती है। अमेंडिंग स्टैट्यूट, ऐसा स्टैट्यूट जो क्या कर रहा हूं, अमेंड कर रहा हूं। क्लियर? It's a statute which make an addition to or operates to change the original law as to affect improvement or more effectively carry out the purpose of for which the original law was passed। अगर हम बात करते हैं अमेंडिंग स्टैट्यूट की, तो अमेंडिंग स्टैट्यूट कैसे स्टैट्यूट होते हैं, जो क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते होंगे। क्लियर? जब ओरिजिनल लॉ को क्या करा जाता है, उसमें कुछ एडिशन करा जाता है, चेंज करा जाता है, जिससे क्या हो, जो वो लॉ हो क्या हो सके, उसका जो इफेक्टिव क्या हो, इफेक्टिवली वर्क कर सके, जिस पर्पस के लिए वो क्या करा गया था, पास करा गया था, उसमें क्या हो, इफेक्ट इंप्रूवमेंट, उसका इफेक्ट क्या हो, इंप्रूव हो। यानी कि अगर बात करा जाए, जब हम ओरिजिनल लॉ को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, चेंज करते हैं ओरिजिनल लॉ में, तो जो हमने चेंज करा वो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, कि जो हमारा ओरिजिनल लॉ जिस पर्पस के लिए पास करा गया था, उसमें क्या हो, इंप्रूवमेंट हो। और एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आपने सुना हो कि ये स्टैट्यूट क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया, चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसका वर्क और अच्छी तरीके से हो सके, जो इसका ऑब्जेक्टिव है इस स्टैट्यूट का, उसे हम अचीव कर सकें, उसके इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अमेंड करते हैं स्टैट्यूट को। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिपीलिंग स्टैट्यूट क्या होते हैं? रिपीलिंग स्टैट्यूट इज वन विच रिपील एन अर्लियर स्टैट्यूट। कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट है, उसे हम क्या कर देते हैं, रिपील कर देते हैं बाय द रिपेलिंग स्टैट्यूट। क्लियर? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू मेथड्स। अब मेथड्स के रेफरेंस में क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, स्टैट्यूट का। द फर्स्ट वन, मैंडेटरी स्टैट्यूट। नेम से ही हमें स्टैट्यूट समझ आ रहे हैं, जो क्या चीज होगी, मैंडेटरी होगी, जो हमें करना एक्ट क्या होगा, मैंडेटरी होगा। ऐसे स्टैट्यूट क्या कहलाएंगे, मैंडेटरी स्टैट्यूट कहलाएंगे। ए स्टैट्यूट कंपेलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स और कंपेलिंग द doing of certain things in a certain particular manner is called as a mandatory statute। ऐसे स्टैट्यूट जो क्या कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं हमें कि ये आपको ये एक्ट परफॉर्म करना ही है, इस पर्टिकुलर मैनर पे आपको ये एक्ट करना ही है। तो ऐसे स्टैट्यूट जो क्या कर रहे हैं, कंपल्शन कर रहे हैं किसी व्यक्ति को कि ये आपको करना ही करना है, तो वैसे स्टैट्यूट क्या कहलाए जाएंगे, मैंडेटरी स्टैट्यूट कहलाए जाएंगे। क्लियर? डायरेक्टरी स्टैट्यूट। डायरेक्टरी स्टैट्यूट क्या होते हैं? Directory statute merely direct or permits anything to be done without compelling its performance। यानी कि परफॉर्मेंस को कंपेल नहीं करा जा रहा, बस डायरेक्ट करा जा रहा, परमिट करा जा रहा कि आप ये एक्ट कीजिए। यहाँ हमारी क्या है, हमारी खुद की मर्जी है। यहाँ नहीं कि जो डायरेक्ट स्टैट्यूट होते हैं वो विल पे भी डिपेंड होते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे स्टैट्यूट के द्वारा हमें क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है, बट कंपल्शन नहीं कर रही है, कंपेल नहीं कर रही है। बट मैंडेटरी स्टैट्यूट में कुछ हमें पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करना ही है, पर्टिकुलर मैनर में, जो डिसाइड करा गया है बाय द मैंडेटरी स्टैट्यूट। क्लियर बच्चों? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट क्या होते हैं? जो एप्लीकेबल होते हैं, ऐसे स्टैट्यूट जो एप्लीकेबल होते हैं बैक डेट से। मतलब आज कोई हमने स्टैट्यूट बनाया, बट उसका एप्लीकेशन 6 महीने पहले, 2 साल पहले ही हमने कहा इस डेट से इसका क्या एप्लीकेशन माना जाएगा। क्लियर? और प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट क्या होते हैं? जो अफेक्ट होते हैं कैसे, नोटिफाइड डेट से। नोटिफाइड डेट से मतलब आज एक्ट बना है तो आज से वो लागू होगा। और रेट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट क्या होते हैं? जो उनका अफेक्ट होता है क्या होता है, बैक डेट से होता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन विद द रेफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट क्लासिफिकेशन इन द टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट में। क्लियर? तो इसमें दो स्टैट्यूट आते हैं, पब्लिक स्टैट्यूट एंड प्राइवेट स्टैट्यूट। पब्लिक स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट व्हिच रिलेट्स टू द मैटर ऑफ पब्लिक, डील्स विद द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ जनरल पब्लिक। ऐसा स्टैट्यूट जो किससे डील्स करता हो, पब्लिक मैटर से डील करता हो, पब्लिक के राइट्स से, ड्यूटीज से, जनरल पब्लिक के क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, उससे डील करता हो एक स्टैट्यूट, तो वो क्या कहलाएगा, पब्लिक स्टैट्यूट कहलाएगा। Come to the private statute. A private statute is one which deals with the matter which are not of public concern but which are individual in nature। जब इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात हो, इंडिविजुअल की ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा हो कोई स्टैट्यूट, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट स्टैट्यूट कहलाएगा। जो किसमें डील्स करेगा, which deals with the matter which are not of public concern। जो पब्लिक कंसर्न मैटर्स नहीं होंगे उसमें डील नहीं करेगा, तो वो स्टैट्यूट क्या कहलाएगा, प्राइवेट स्टैट्यूट कहलाएगा। होपफुली आप सभी को स्टैट्यूट को टॉपिक क्लियर, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जो मैंने स्टैट्यूट का मीनिंग बताया, क्लासिफिकेशन बताए, टाइप्स, आपको सारे ही टॉपिक स्टैट्यूट के क्लियर हो। अगर किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी और सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारे चैनल में कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। shubhamdobal.22 मेरा इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, subscribe my channel and also press bell icon for the new videos। देखो प्लीज, it's a humble request and it's also suggestion for you।
प्लीज प्रेस बेल आइकन, क्योंकि अगर कोई वीडियो जो रेलिवेंट वीडियो आपको चाहिए और अभी अपलोड नहीं है बट सम टाइम में अपलोड हो जाएगी और आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी पे पहुंचे वीडियोस की। क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।